सो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं आईसीसी प्रूडेंशियल निफ्टी मेटल ईटीएफ को लेकर के कि ये फंड क्या है और किस टाइप से काम करने वाला है। एक्चुअली मल्टीपल लोग के क्वेश्चंस आए थे कि आदित्य लेट मी नो अबाउट दिस फंड कि ये फंड क्या है और किस टाइप से काम करने वाला है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं सिर्फ इसी फंड को लेकर कि ये फंड कितना पोटेंशियल है, आपको इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितना टाइम पीरियड के लिए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। तो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। तो गाइस, फंड का नाम है आईसीसी प्रूडेंशियल निफ्टी मेटल ईटीएफ। दिस इज द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम एंड जो पैसा आप यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, आपका पैसा मेटल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मेटल की डिमांड गाइस इंडिया में कितनी है वो बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग देख रहे हैं मेटल की डिमांड कितनी है। हम लोग कोई भी जब स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग स्टॉक्स में यही देखते हैं या किसी भी ईटीएफ में भी देखते हैं कि जो पैसा मैं लगा रहा हूँ, मेरा पैसा किस सेक्टर में लग रहा है, क्या वो सेक्टर डिमांडिंग है, क्या आने वाले टाइम के अंदर डिमांडेबल हो सकता है। ये सब कुछ फंडामेंटल देखने के बाद में हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। एम आई राइट? अब जैसे हम इस ईटीएफ की बात करें तो इस ईटीएफ के अंदर जो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, मेटल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मेटल की डिमांड मल्टीपल सेक्टर में आज की डेट में है। जैसे अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन के अंदर मेटल का यूज होता है, इलेक्ट्रिकल के अंदर आज की डेट में यूज होता है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर आज की डेट में यूज होता है, राइट? तो ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जहां पर मेटल की डिमांड बहुत तेजी में बढ़ रही है। और ये तो मैंने कुछ ही सेक्टर बताया, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स आज के डेट में अवेलेबल है जहां पर मेटल का उपयोग तो होता ही होता है। और इंडिया की खास बात यह है कि इंडिया इज इन डेवलपिंग स्टेज, मतलब डेवलपिंग स्टेज में है। तो इसका फायदा आपके लिए है कि इसकी डिमांड बहुत तेजी बढ़ेगी। जैसे कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बढ़ रही है, और इंडिया में ना मल्टीपल स्टॉक्स ऐसे हैं जहां अगर आप पैसा लगा दोगे जो कि डिमांडिंग है आने वाले टाइम के अंदर, और खासकर वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो गाइस आंख बंद करके रिटर्न आप काफी अच्छा खासा वहां से जनरेट कर सकते हैं। तो मेटल्स की बात करें तो मेटल्स का उपयोग मल्टीपल चीजों के अंदर होता आ रहा है। मैंने इवन काफी कंपनी के स्टैक्स वगैरह चेक किए हैं पास्ट में, काफी बढ़िया रहे हैं जो मेटल कंपनी से बिलोंग करते हैं। इवन आज की डेट में भी मल्टीपल कंपनी ऐसी है जिनकी रिटर्न्स बहुत शानदार चल रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर भी इसकी डिमांड काफी अच्छी खासी हो सकती है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ये सेक्टर डिमांडिंग है। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चीजें तेजी में इंडिया के अंदर ग्रो हो रही हैं, उसके लिए मेटल सेक्टर भी काफी तेजी में ग्रो हो सकता है। तो आई थिंक जहां तक मुझे लगता है सेक्टर डिमांडिंग है। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें अगर इसके अंदर, तो पोटेंशियल तो है। अगर आप डालना चाहें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा बहुत, या जो आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से जो अमाउंट आप डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। बिकॉज रिस्क की बात करें, रिस्क होने वाला है यहाँ पर वेरी हाई। तो बिफोर द मेकिंग इन्वेस्टमेंट सबसे पहले तो आप इतना अंडरस्टैंड करना है कि जो इसमें रिस्क है उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, बिकॉज रिस्क यहाँ पर होने वाला है वेरी हाई। तो बिफोर द मेकिंग इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आप इतना अंडरस्टैंड करिए कि जो इसमें रिस्क अवेलेबल उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। ले सकते हैं तो ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो कम से कम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहेगा 1000 रुपीज का, मतलब मिनिमम इसको 1000 रुपीज देकर के आप शुरू कर सकते हैं इस ईटीएफ को। एनएफओ की स्टार्टिंग डेट है 1 अगस्त एंड एंड डेट है इसकी 12 अगस्त की। मतलब अगर इससे ऐसा एनएफओ अप्लाई करना चाहोगे तो 1 अगस्त से लेकर के आप इसको 12 अगस्त तक ऐसा एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कम से कम यहाँ पे रहने वाला है दैट इज मिनिमम 1000 रुपीज समथिंग। गाइस, एक चीज और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, इन्वेस्टमेंट जब आप करने इसमें जाए, जहां तक मुझे लगता है रिटर्न की डिमांड है, पोटेंशियल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के पहले ना आप ज्यादा नहीं 15-20 मिनट टाइम निकालिए, और 15-20 मिनट टाइम निकाल करके सबसे पहले आप इतना देख लीजिए कि जो पैसा आप इसमें लगाने जा रहे हैं, जो आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आपके लिए फंड सूटेबल है कि नहीं है। क्योंकि मल्टीपल एनएफओस महीने में आते हैं, 10, 12, 15 एनएफओस आते हैं। दैट डजंट मीन कि हम सारे एनएफओ से पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करें। एम आई राइट? तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले ना जो आपका पोर्टफोलियो है, आपका पोर्टफोलियो आप ही जानते हैं, दैट आई डोंट नो, और वो एडवाइजर को बताओगे तभी एडवाइजर भी समझेगा। तो आपकी नीड क्या है, आपका कितना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ देखना आपको पड़ेगा। तो 15-20 मिनट टाइम निकालिए, एक बार इनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर देख लीजिए। कुछ अगर डाउट अगर मन में आपके आता है, क्वेश्चन आप रेज करिए कमेंट में, आई डेफिनेटली ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। बट मेरा रिकमेंडेशन है कि इन्वेस्टमेंट करने के पहले जो उसमें रिस्क है उसको अंडरस्टैंड करिए कि उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं तो कितने अमाउंट पे उतना रिस्क ले सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशन पहले समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने के बाद समझोगे तो उतना फिर कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर वही होता है कि यार तोड़ दो, ब्रेक कर दो, वो सारी चीजें होती हैं। तो 15-20 मिनट निकाल के थोड़ा सा एक बार अपने एंड से उसको देख लो। कुछ अगर डाउट है, क्वेश्चन अपने रेज कर सकते हैं कमेंट में, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। दूसरी चीज, एक्सपेंस रेशियो की बात करें, एक्सपेंस रेशियो तो फिलहाल इन्होंने भी कोई प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं दिया कितना एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है, बट जो भी रहेगा अलॉटमेंट के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा। और
जैसे एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड फिलहाल नहीं है। मतलब अगर आप इसको आज परचेज कर रहे हैं, मान लो आज 1 तारीख है और मान लो अलॉटमेंट 12 तारीख को मिल गया और आपको 20 दिन के बाद ही अलॉटमेंट के बाद में मान लो विड्रॉ करना है इसको, या 10 दिन के बाद में विड्रॉ करना है, तो कर सकते हैं आप, सेल करो, वो आपकी चॉइस है। और इसमें सबसे अच्छा फायदा है कि इसमें एग्जिट लोड नहीं होने वाला है। मतलब अगर आपने आज परचेज किया है, 2 महीने बाद अगर आप चाहते हो इसको सेल कर देना चाहते हो, अगर आपको इतना पोटेंशियल नहीं लग रहा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो अगर आप इसको चाहें तो फिर सेल कर निकाल सकते हैं। इसमें एग्जिट लोड आपको देने की नीड नहीं पड़ेगी। तो इसमें एग्जिट लोड यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, दैट इज 0। दूसरी चीज, अप्लाई और नॉट, अगर आप इसमें ETF में अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो अभी इसमें अप्लाई हमें करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला, सेक्टर डिमांडिंग है। अगर मैं इतना अगर रिस्क ले सकता हूँ, इफ आई अंडरस्टूड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस फंड, तो आई थिंक जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मेरा अगर बजट है, अगर मैं कुछ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लानिंग कर रहा हूँ, तो आई विल इन्वेस्ट मनी इन दिस ETF, क्योंकि डिमांडिंग सेक्टर है, मेटल की डिमांड बहुत अच्छी खासी है, रिटर्न भी पहले काफ़ी अच्छे खासे इन कंपनीज में दिए हैं और आने वाले टाइम के अंदर भी काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न यहाँ से हो सकते हैं। तो अगर मैं अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो आई थिंक आई वुड इन्वेस्ट इन दिस ETF, क्योंकि डिमांडिंग सेक्टर है तो ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा यहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ से बनाकर मैं निकाल सकता हूँ। बट एक बार अपने एंड से आप देख लो, बिकॉज इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू। एक बार अपने एंड से आप चीज़ों को एक बार देख लो, अपने प्रोफाइल के हिसाब से एक बार इस ETF को अंडरस्टैंड कर लो। कुछ अगर डाउट है, अपना क्वेश्चन आप रेज करिए, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो गाइस, आई होप ये वीडियो थोड़ा बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ अगर क्वेश्चन है तो प्लीज अपना क्वेश्चन आप रेज करिए, ताकि इन्वेस्टमेंट करने के पहले हम जो भी डिसीजन ले वो अपने डिसीजन करेक्ट हो इन फंड्स के रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।